Hello friends, now we are going to take first some important formulae relating to mergers and acquisitions. ठीक है, थियरी के बाद अब अगला जो हमारा टास्क है, पहले important formulae समझ लेते हैं. एक बार ये formulae समझ में आ जाएंगे तो फिर आप mergers and acquisition के numerical questions कर पाओगे. पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूला डिस्कस करता हूँ और कुछ एडवांस फार्मूले एंड एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब डिस्कस करेंगे. एक साथ पूरा ही कर दूंगा तो ओवरडोज होने की संभावना है. तो इस चैप्टर में एक बेसिक जो फार्मूला आप करोगे जो आपको ऑलरेडी आता ही है, एंड दैट इज कॉल्ड ईपीएस. ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर. ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर. और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर. टोटल अर्निंग का मतलब है, आप एक नोटबुक भी साथ साथ रख रहे रहना. टोटल अर्निंग का मतलब है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा. इज इट राइट? सेकेंड फॉर्मूला है पी रेशियो का, दिख रहा है वहां पे पी रेशियो. तो अर्निंग पर शेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है. इससे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी समझ में आती है, ग्रोथ समझ में आता है. दो कंपनी के ईपीएस को हम कंपेयर कर सकते हैं. कई बार जो स्वैप रेशियो होता है वो ईपीएस पे बेस्ड होता है. ईपीएस से आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो अगर आपको पी रेशियो पता है तो. ईपीएस से आप डिविडेंड अमाउंट निकाल सकते हो. तो ये ईपीएस बड़े काम की चीज़ है जो हमारे इस चैप्टर में बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है. सेकेंड फॉर्मूला है पी रेशियो या पी मल्टीपल. इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स इज द मार्केट प्राइस. How many times is the market price for 1 rupee of EPS? P मल्टीपल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस 500 रुपये है और अर्निंग अगर पर शेयर 50 रुपये है. इन्वेस्टर EPS का 10 टाइम्स देने को तैयार है. ठीक है, P रेशियो का एक और फायदा है कि अगर मुझे EPS पता है तो I can multiply by P ratio and I can estimate market price of the share. तो इस चैप्टर में ये फॉर्मूला कई बार यूज़ करना पड़ेगा कि इस कंपनी का P मल्टीपल इतना है, EPS पहले निकालिए, उसका मार्केट प्राइस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मार्केट अगर P रेशियो बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है. और अगर P बहुत कम मिल रहा है आपको, कोई कंपनी का P रेशियो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर कंपनीज, इंडस्ट्री एवरेज, तो मतलब कंपनी अभी सस्ते में है, सस्ते में मिल रही है, अंडर वैल्यूड है, तो उसको अक्वायर कर लेना है. तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में बहुत बार एक कंपनी दूसरे को अक्वायर तब करती है जब उसका सामने वाले का P रेशियो बहुत ही कम है, यानी सस्ते में कंपनी अवेलेबल है, तो आप उसको अक्वायर कर लेना. पहले और दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूले का डिस्कवरी हुई. मार्केट प्राइस पर शेयर इज ईपीएस इनटू पी रेशियो. अगर आपको ईपीएस पता है, पी रेशियो पता है, यू कैन एस्टिमेट द मार्केट प्राइस. फोर्थ है मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब इक्विटी शेयर का टोटल मार्केट वैल्यू. What is the market value of all the outstanding equity share? उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. क्या ये नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है तो लिख लो. नहीं लिखा है तो लिखने में क्या दिक्कत है? स्टूडेंट कह रहा है सर नहीं, कहीं तो लिखा होगा, शायद सीक्वेंस आगे पीछे हो गया होगा, फिर भी लिख लो. नोटबुक में लिखते जाओ,
जो भी आपको एक्स्ट्रा लिखना है नोटबुक में लिख लेना, मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट आपको रिवर्स क्वेश्चन भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो उस केस में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना। तो मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? ये आपको खुद ही समझना है अभी कि एक फॉर्मूले से आप दूसरे फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूट आपको किसी भी रूप से क्वेश्चन पूछ सकती है। इस चैप्टर में आपके इंटेलिजेंस की भरी सभा में इंटेलिजेंस की टेस्टिंग होगी, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्मूला काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ऑफ द कंबाइंड कंपनी। इन शॉर्ट पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा? दो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो उनका पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा? तो उसके लिए क्या करना है? पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी, सपोज दो कंपनी है ए एंड बी, ए इज अक्वायरर, बी इज टारगेट, तो दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। लेकिन जब दो कंपनी मर्ज होती है तो एक फायदा होता है, सिनर्जी वैल्यू, एडिशनल प्रॉफिट। सिनर्जी वैल्यू यानी एडिशनल प्रॉफिट, क्योंकि जब दो कंपनी मिलकर काम करती है तो सेल्स ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, कुछ एक्सपेंसेस जो पहले डुप्लीकेट होते थे वो कम हो जाएंगे। पहले दो दो एडमिन ऑफिस था, अब एक ही रहेगा। दो दो एचआर डिपार्टमेंट थे, अब एक ही रहेगा। दो दो अकाउंटेंट थे, अब एक ही रहेगा। दो दो ऑडिटर थे, अब एक ही रहेगा। तो काफ़ी सारे कॉस्ट कम हो जाते हैं, रेवेन्यू बढ़ जाता है, मार्केट शेयर बढ़ जाता है, उससे एडिशनल प्रॉफिट जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड सिनर्जी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी वैल्यू। सिनर्जी वैल्यू इज एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मर्जर। तो उसको सिनर्जी वैल्यू या तो आपको दी हुई रहेगी या फिर आपको कैलकुलेट करना रहेगा। कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड रहेगा। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा रहेगा अगर दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है तो इतने रुपए से रेवेन्यू बढ़ेगा, इतने रुपए से कॉस्ट कम होगा, तो आपका सिनर्जी वैल्यू 35,000 आ गया। रेवेन्यू बढ़ा, कॉस्ट घटा, तो टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट 35,000 का हो गया। या कोई और तरीके से देंगे, उसकी चिंता तुम ना करो। अभी तक के क्वेश्चन में आपको सिनर्जी वैल्यू दिया हुआ ही है। तो ये आपका न्यूमरेटर में क्या मिला? न्यूमरेटर में आपको क्या मिला? टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर। टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर। एक और क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं या नेक्स्ट लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ए लिमिटेड ने मान लो बी को अक्वायर किया, ए ने बी को अक्वायर किया, तो जब हम अक्वायर करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या इनकर किया है, हमने कितना कंसिडरेशन पे किया है। कभी कभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि आपने 10 लाख रुपए देके कंपनी अक्वायर कर ली और कुछ नहीं दिया, मामला समाप्त। कई बार दिया रहेगा आपने इक्विटी शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, क्रेडिटर को पे किया, एक्विजिशन कॉस्ट इनकर किया, उनके स्टॉक बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचे, ऐसा दुनिया भर का आपको एडजस्टमेंट दिया है। तो उस केस में क्या करना है? जो भी हम पे करेंगे वो ऐड करते जाना और जो भी हमें मिलेगा लेस करना। मान लो मैंने 10 लाख दिया लेकिन उनकी बुक्स में ऑलरेडी 1 लाख रुपए कैश है, तो 10 लाख दिया और 1 लाख कैश तो तुरंत ही मिल गया, तो मेरा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ? 9 लाख ही हुआ। वही करना है यहाँ पे। नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्यों निकालते हैं?
कई बार वो पूछते हैं कि क्या एक्विजिशन जस्टिफाइड है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया, बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम एक्विजिशन। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम बोलेंगे एक्विजिशन इज जस्टिफाइड। इज इट राइट? तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपको देखना है कि आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं टारगेट कंपनी को, पहले उसको ऐड करना। अगर इक्विटी शेयर इशू किया है तो यू विल ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। डिबेंचर इशू किया है, ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। अगर आपने टारगेट कंपनी की करंट लायबिलिटी भी पे की है, ऐड। और अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे की है, ऐड। अगर आपने मान लो कोई और एक्सपेंस पे किया है, एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसको भी ऐड करेंगे। तो इतना तो तुम्हारा आउटफ्लो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये तुमने खर्चा किया। लेकिन जब आप कंपनी अक्वायर करते हो तो कुछ एसेट्स आपको मिलते हैं जो आप इमीडिएटली डिस्पोज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेंट्री, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ फिक्स्ड एसेट नहीं चाहिए, उसको बेच दिया, उतना कैश जनरेट हो गया माइनस। और अगर मान लो टारगेट कंपनी की बुक्स में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टारगेट कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी कोई कैश एंड बैंक दिया हुआ है, अगर टारगेट कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी कोई कैश एंड बैंक दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, बिकॉज उतना अमाउंट तो इमीडिएटली मिल गया। जैसे तुमने मोबाइल फ़ोन खरीदा 50,000 का, 4,000 रुपये कैशबैक मिल गया, तो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट कितनी हुई, 46। ठीक है, तो 1 लाख तो तुम्हें इमीडिएटली कैश अगर मिल गया मान लो, तो 1 लाख से कम कर देना। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कराऊंगा। नीचे कुछ नोट्स लिखे, उसको पढ़ लेते हैं। करंट लायबिलिटी मस्ट बी पेड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। सेकेंड पॉइंट, सेल ऑफ एसेट इज टू बी टेकन ओनली इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स। अगर टारगेट कंपनी के बैलेंस शीट में कोई पीपीई है, फिक्स्ड एसेट है, अपने आप मत बेच देना, तभी बेचना और उतना ही बेचना जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है, एंड द एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। थर्ड पॉइंट, कैश इज टू बी डिडक्टेड, इंपॉर्टेंट, टिक करना, इवन इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट। इसके लिए आपको प्रॉब्लम की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अब हम एक और फॉर्मूला देखेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस। ईपीएस ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस व्हेन सिनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, मतलब दोनों मिल जाएंगे तो कंबाइंड प्रॉफिट 10% ज़्यादा होगी। इसका प्रॉफिट ए है, 100 है, इसका प्रॉफिट 200 है, लेकिन अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आपका कंबाइंड प्रॉफिट 10% ज़्यादा होगा। परसेंटेज में दिया है, पिछले फॉर्मूले में अमाउंट में दिया था। देखो पैराग्राफ नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में अमाउंट में लिखा हुआ सिनर्जी वैल्यू, और अगर आपको परसेंटेज में दिया तो क्या करना, दोनों कंपनी की पैट ऐड करना इंटू 1 प्लस सिनर्जी गेन 10% डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए, और ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी इंटू एक्सचेंज रेशियो। सर ये ई आर का मतलब क्या है, ई आर का मतलब एक्सचेंज रेशियो, और ये एन बी इंटू ई आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जिनको चाहिए वो आसपास लिख के रख लेंगे, जिनको चाहिए आसपास लिख के रख लेंगे। एन बी इंटू ई आर का मतलब है नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी, इशूड टू टारगेट कंपनी। ठीक है,
तो ये आपके खुद का शेयर और ये शेयर आपने इशू किया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में वापस फिर से एक बार, टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर। इजी है। एक और पॉइंट नंबर 7, EPS ऑफ ए एंड बी व्हेन सिनर्जी अमाउंट इज गिवन इन अमाउंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आना। पॉइंट 8, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा। पोस्ट मर्जर EPS व्हेन कैश इज पेड आउट ऑफ द बोरोड मनी, व्हेन कैश इज पेड आउट ऑफ द बोरोड मनी मतलब लीवरेज्ड बाई आउट। इसको क्या बोलते हैं? लीवरेज्ड बाई। सर ये लीवरेज बाई आउट क्या होता है? अगर आपने कोई बड़ी कंपनी को अक्वायर करना है, सामने वाला कैश मांग रहा है और तुम्हारे पास कैश नहीं है, तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे। लेकिन तुम बोरो करोगे तो उस पर तुम्हें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में टोटल अर्निंग में से जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो लेस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट पे हमें टैक्सशील मिलता है, इंटरेस्ट पे हमें टैक्सशील मिलता है, तो मेरा फ्यूचर अर्निंग कम हो जाएगा। कितने से? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग नेट ऑफ टैक्स। तो अपने फॉर्मूले में उसको एडजस्ट कर देंगे। अर्निंग ऑफ ए लेंगे, दिख रहा है, प्लस अर्निंग ऑफ बी लेंगे, और ये जरा इसको एक साथ पढ़ना है। बोरोड अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यहां से यहां तक को क्या नाम देंगे? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। एक पेंसिल लेके रखिए और आसपास लिखते रहिए, ठीक है? इस पे क्वेश्चन भी आता है। डिवाइड बाई NA, NA मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर। तो तुम यहां पर एक सवाल पूछ सकते हो कि यहां पर हमने NB इंटू एक्सचेंज रेशियो क्यों नहीं लिखा? जवाब सिंपल है कि आपने शेयर तो इशू किए ही नहीं है, आपने कैश दिया है। अरे भाई, जब कैश देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कैसे बदलेगा? जब शेयर इशू करेंगे तब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा ना। जब कैश पे करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर थोड़ी चेंज होता है। पॉइंट नंबर 9 पे आएंगे, उसमें लिखा है व्हेन कैश इज पेड आउट ऑफ बिजनेस मनी। मान लो तुम कैश रिच कंपनी हो, बहुत कैश है बैलेंस शीट में, आजकल कंपनी वही कर रही है जो उसको हम कैश रिच कंपनी बोलते हैं। वो कैश देकर कंपनी अक्वायर करती है। तो मेरा पोस्ट मर्जर EPS में क्या इफेक्ट आएगा? अगर हम कैश यूज कर रहे हैं तो कैश की जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उतना मुझे नुकसान होगा, है कि नहीं? सपोज किसी को 10 करोड़ रुपए देना है आपको अक्वायर करने के लिए, तो 10 करोड़ रुपए तुमने अपने बिजनेस से निकाल के दिया, तो उस 10 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यूजुअली बड़ी कंपनी क्या करती है, जिसके पास सरप्लस कैश होता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में या FD में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखती है। मौके की तलाश में रहती है कि कोई कंपनी मिले उसको झपटें, लेकिन झपटने के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करती है, वो FD, म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट बॉन्ड को लिक्विडेट करती है और उस पैसे से दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है। तो जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे थे उस पैसे से, उतना तुम्हें घाटा होगा, उतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी ना तुम्हें। उस 10 करोड़ पे मान लो तुम 5% इंटरेस्ट कमा रहे थे, वो तो तुमने एक्विजिशन के लिए यूज़ कर लिया, तो उतने से तुम्हारे यहाँ इनकम कम हो गई, उतना माइनस कर देना नेट ऑफ टैक्स, माइनस कर देना नेट ऑफ टैक्स, बिकॉज उतने से हमारी इनकम कम हो जाती है। अगर हम खुद का कैश यूज़ करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है, बोरोड मनी यूज़ करते हैं तो इंटरेस्ट लेना है। इज इट राइट? अब आपको आ गया
post merger EPS after 1 year when growth rate is used. अब उसने किसी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ है, that earning will grow at a certain rate, earning will grow at a certain rate. तो वही करना है, अर्निंग ऑफ ए लेना है, अर्निंग ऑफ बी लेना है, एंड 1 प्लस ग्रोथ रेट आफ्टर मर्जर. जब भी ए प्लस लिखा रहेगा इसका मतलब आफ्टर मर्जर, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी इनटू अर्निंग रेशियो, एक्सचेंज रेशियो. नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी इनटू एक्सचेंज रेशियो मतलब नंबर ऑफ शेयर इशूड टू बी. और अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो उसको लेना, और अगर ग्रोथ रेट नहीं दिया है तो हम वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? यानी दोनों कंपनी का ग्रोथ रेट आपको अलग अलग दिया हुआ है. एक कंपनी का ग्रोथ रेट 5% दिया हुआ है, एक का ग्रोथ रेट 6% दिया हुआ है. तो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? ग्रोथ रेट ऑफ ए इंटू अर्निंग ऑफ ए डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी. अर्निंग इज यूज्ड एज वेट, अर्निंग इज यूज्ड एज वेट्स, प्लस ग्रोथ ऑफ बी इंटू अर्निंग ऑफ बी डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी. वैसे इस फॉर्मूले पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, नेवर आस्क्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं पूछेंगे, जो नहीं पूछा है वो तो और ज़्यादा खतरनाक है. पॉइंट नंबर 11 पे आइए. मार्केट प्राइस ऑफ ए एंड बी यानी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ कैश टेक ओवर, इन केस ऑफ कैश टेक ओवर. तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालना. पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जब दो कंपनी मर्ज होती है तो उसके शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं भाई मुझे क्या मिलेगा. मर्ज होने के बाद जो मार्केट वैल्यू होगा वो तुम्हें मिलेगा, और अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया तो तुम्हें बैठे बैठाए घाटा हो जाएगा, और मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो तुम्हें बैठे बैठाए फायदा हो जाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है मर्जर की दुनिया में, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस. क्योंकि शेयर होल्डर चाहता अल्टीमेटली मर्जर के बाद मेरे शेयर की वैल्यू बढ़े. इज इट राइट? तो ये कैलकुलेशन करता है. मार्केट वैल्यू ऑफ ए ले लेंगे, स्टैंड अलोन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी ले लेंगे, और अगर दोनों के मर्ज होने से कोई सिनर्जी बेनिफिट हो रहा है तो उसको भी ऐड करेंगे. लेकिन अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो उतने से आपको माइनस कर देना है, बिकॉज उतने से आपका एसेट घट रहा है ना. अगर आप अपने बिजनेस में से कैश निकाल के दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू उतने से कम हो रही है, उतना माइनस करना है. डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए. अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो सिर्फ अक्वायरर कंपनी का शेयर डिनोमिनेटर में लिखना है, और अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर इशू टू बी लिखना है. पॉइंट नंबर 12, मर्जर वैल्यू. मर्जर वैल्यू का मतलब है पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी होती है. जब दो महान कंपनी मर्ज हो जाती है तो उनकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या होगी. तो ये सिंपल फॉर्मूला है, स्टैंड अलोन वैल्यू ऑफ अक्वायरर प्लस स्टैंड अलोन वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस सिनर्जी वैल्यू. सिनर्जी वैल्यू मतलब एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मर्जर. उसके बाद पैराग्राफ 13 है, उसको हम बाद में लेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इज इट राइट? उसके ऊपर चर्चा होगी. तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा, बट वो फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक बार हम कर लें तो फिर तुम्हारा ध्यान और यहाँ पे जम जाएगा. क्वेश्चन पैराग्राफ 14 पे आना. मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर इफ देयर इज नो सिनर्जी गेन. ये तो बहुत इजी है.
अगर कोई सिनर्जी गेन नहीं है, देन द मार्केट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द सम ऑफ स्टैंड अलोन वैल्यू 1 + 1 = 2 इफ देर इज नो सिनर्जी। और अगर सिनर्जी है देन 1 + 1 इज मोर देन 2। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर। नंबर ऑफ शेयर रिवर्स वर्किंग है, उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर लेना है। दिख रहा है, यहां पे लिखो टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। रिवर्स क्वेश्चन कभी कभी आता है। अभी रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, रिवर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें टोटल अर्निंग आफ्टर मर्जर दिया हुआ है, पोस्ट मर्जर ईपीएस भी दिया हुआ है, और नालायक आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर। आ गया, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर ईपीएस विल गिव यू पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स। उसी फॉर्मूले को उसने रिवाइज किया है, रिवर्स वर्किंग अगेन, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो यहां पे क्या किया है, टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, MVA + B का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी इंस्टीट्यूट पूछते रहती है कि बताओ व्हाट विल बी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा ये भी एक फॉर्मूला है जो आप यूज़ करके पोस्ट मर्जर एमपीएस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं था, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब इस चैप्टर में एक कैलकुलेशन आपको बहुत बार करना पड़ेगा, क्या, शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालना। अब शेयर एक्सचेंज रेशियो, दो पार्टी बैठे हैं टेबल के आमने सामने, एक्वायरर और टारगेट, दोनों बोल रहे हैं कि चलो हम मर्ज हो जाते हैं। एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को शेयर इशू करेगा, लेकिन किस बेसिस पे करेगा, दैट बेसिस कैन बी ईपीएस इन सम केस। अगर एक्सचेंज रेशियो का बेसिस ईपीएस है, द फॉर्मूला वुड बी ईपीएस ऑफ टारगेट लिखा हुआ है अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरर, ईपीएस ऑफ टारगेट अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरर। और अगर बेसिस वुड बी पी रेशियो, दिस इज यूजुअली नॉट यूज लिखना, यूजुअली नॉट यूज्ड, बट आपको अगर दे दिया गलती से एग्जाम में तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है पी रेशियो ऑफ द टारगेट कंपनी अपॉन पी रेशियो ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर मार्केट प्राइस पे बेस्ड हो तो प्रैक्टिकली यही सही होता है, प्रैक्टिकली मार्केट प्राइस पे ही आपका शेयर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड होता है कि दोनों कंपनी में जिसका ज़्यादा भाव होगा उसके हिसाब से शेयर एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। सर इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के लिए देखना, सपोज टारगेट कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और एक्वायरिंग कंपनी का 50 है। एक्वायरिंग कंपनी का एक शेयर कितने का है, 50 रुपये का, इसका एक शेयर कितने का है, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 2:1, 2 शेयर इशू करेंगे एक के बदले, क्योंकि आपका शेयर 50 का है, उसका शेयर 100 रुपये का है। तो मार्केट में छुट्टा कराने जाते हो, 100 रुपये का नोट है, सामने वाले के पास 50 का नोट है, कितना देगा वो, 2 देगा ना, बस वही लॉजिक है, छुट्टे वाला लॉजिक। उसके नीचे एक और पॉइंट है, शेयर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट मर्जर पी रेशियो। यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में वेटेड एवरेज पी रेशियो।
पोस्ट मर्जर पी रेशियो इज वेटेड एवरेज पी रेशियो। फिर तुम पूछोगे सर ये वेटेड एवरेज पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो ऑफ ए इंटू पैट ऑफ ए डिवाइड बाई पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी प्लस पी रेशियो ऑफ बी इंटू पैट ऑफ बी अपॉन पैट ऑफ ए प्लस पैट ऑफ बी। पैट इज यूज्ड एज वेट्स। पैट इज यूज्ड एज वेट। एक नोट लिखना, इफ पोस्ट मर्जर P ratio is given, use the same. If post merger P ratio is given, use the same. उस समय फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आता है कि पोस्ट मर्जर P रेशियो विल बी 20, तो फिर 20 लेकर सॉल्व करना है। नहीं दिया है तो वेटेड एवरेज P रेशियो लेके करना है। नेक्स्ट पॉइंट 21 पोस्ट मर्जर एमपीएस। अगर आपको पोस्ट मर्जर ईपीएस दिया हुआ है और पोस्ट मर्जर पी रेशियो दिया हुआ है, अगर ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे निकालेंगे? पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू पोस्ट मर्जर पी रेशियो। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, ईपीएस निकालना हो और आपको मार्केट प्राइस एंड पी रेशियो दिया हो, ईपीएस निकालना है और आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है, पी रेशियो दिया है, तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय पी रेशियो। पॉइंट नंबर 23 पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप। पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप मतलब जब दो कंपनी मर्ज हो जाएगी, सपोज ये दो कंपनी है, ठीक है, ए और बी, 1 लाख शेयर ए के हैं, 60,000 शेयर्स इशूड टू बी। तो अभी टोटल शेयर बैलेंस शीट में कितना हो गया? अब 1,60,000 हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि टारगेट कंपनी का मर्ज्ड एंटिटी में क्या स्टेक होगा। टारगेट कंपनी बी का मर्ज्ड एंटिटी में प्रोपोर्शनल इक्विटी में कितना हिस्सा मिलेगा उसको? 60% नहीं मिलेगा ना। आपको 60,000 शेयर मिले, लेकिन कंपनी में टोटल अब 1,60,000 शेयर हो गया है। 60,000 आपको मिला, लेकिन अब टोटल हो गया 1,60,000, तो आपका हिस्सा कितना हुआ? 37.5%। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है कई बार, वो कहता है 60,000 शेयर मिले, 1,00,000 शेयर था तो 60% हो गया। ऐसे कैसे 60% हो गया? तुम्हारा हिस्सा तो 60/160 आएगा ना। और उसी तरह पूछेगा अक्वायरिंग कंपनी का स्टेक कितना है। अक्वायरिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो उनका पहले अपनी खुद की कंपनी में 100% स्टेक था। अब जितना आपने परसेंटेज टारगेट को ट्रांसफर किया, उतने से आपका स्टेक घटा, सो अक्वायरिंग कंपनी का स्टेक घट जाएगा। नेक्स्ट 24 टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर मर्जर। टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। बहुत इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट टिक करना, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट का मतलब है, क्या आपने ये वर्ड फ्री फ्लोट पहले सुना है क्या? नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग। फ्री फ्लोट का मतलब नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर अपने शेयर को नहीं बेचते हैं, प्रमोटर अपने शेयर पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं, लेकिन जो नॉन प्रमोटर हैं वो शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी भी बाई सेल कर सकते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है जितने शेयर नॉन प्रमोटर्स के पास है
उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, पहले टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लूंगा, उसमें से नॉन प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। और नॉन प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज, 100 माइनस प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज। प्रमोटर अपने शेयर को मार्केट में नहीं छोड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, वो उसको पकड़ के बैठा रहता है, वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंपनी जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वहां पे 80-80, 90-90% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक में ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 10-15% छोड़ रखा है, ठीक है। रिलायंस है, 50% शेयर अंबानी फैमिली और उसके रिलेटिव्स के पास है। पब्लिक में ट्रेडिंग के लिए सिर्फ कितना है, 50% ही है। तो दैट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू नॉन प्रमोटर होल्डिंग। देन नेक्स्ट 26 नंबर, हाउ टू कंप्यूट स्वैप रेशियो, very important tick mark. Point number 26, how to compute swap ratio involving multiple parameters। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था swap ratio would be based on 3 parameters, EPS, book value, market price। तो 3 पैरामीटर हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल पैरामीटर के बेसिस पे स्वैप रेशियो निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, टारगेट अपॉन एक्वायरर। ईपीएस के बेसिस पे आपका रेशियो 2.5 आया, मार्केट प्राइस के बेसिस पे 1.5 आया, बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पे रेशियो 3 आया मान लो। अब ये एक्वायरर और टारगेट कंपनी लड़ रहे हैं। एक्वायरर कहता है मैं 1.5 दूंगा, मैं मार्केट प्राइस को बेस लेके दूंगा। टारगेट कंपनी कहता नहीं, मुझे 3 चाहिए। एक कह रहा है 1.5, एक कह रहा है 3, कोई एक और कह रहा है 2.5। तो झगड़ा कैसे सुलझेगा, हम इसको वेट असाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको 0.3, 0.3, 0.4 वेट असाइन कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करना स्वैप रेशियो इनटू वेट। स्वैप रेशियो यानी एक्सचेंज रेशियो। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 0.3 करेंगे तो ये 0.75 आ रहा है, 0.45 आ रहा है, 1.2 आ रहा है। टोटल करके बताइए प्लीज कितना आ रहा है, 2.40। तो फाइनली दोनों क्या एग्री करेंगे, 2.40। तीनों बेसिस को इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो इसमें क्या करना, पहले ऑन द बेसिस ऑफ ईच अग्रीड पैरामीटर कंप्यूट द स्वैप रेशियो। यानी 3 अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऐसा समझना, ठीक है। उसके बाद वेट्स से मल्टीप्लाई करना एंड टेक द टोटल, that will give you weighted average swap ratio। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड निकालना हो तो क्या करेंगे, weighted average swap ratio as per step 2 into number of shares of the target company। तो इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 27, अब एक और क्वेश्चन आता है, when the EPS of the acquiring company is to be maintained। जो acquirer कंपनी होती है बहुत सेंसिटिव होती है। acquirer कंपनी बोलती है कि मेरा पोस्ट मर्जर EPS मेरे प्री मर्जर EPS के बराबर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा EPS घटे, कम हो मर्जर के बाद। तो उसके लिए शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए, उसके लिए शेयर एक्सचेंज रेशियो हम इस तरह से डिजाइन करेंगे दैट पोस्ट मर्जर EPS इज इक्वल टू प्री मर्जर EPS ऑफ एक्वायरर।
ठीक है, when EPS of the acquiring company is to be maintained post merger and there is no additional profit, underline। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। एक्सचेंज रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ EPS, अंडरलाइन। तो यहां पर एक फॉर्मूला लिखना, एक्सचेंज रेशियो विल बी इक्वल टू EPS ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन EPS ऑफ अक्वायरर। ये एक्सचेंज रेशियो यूज करेंगे अगर अक्वायरर कंपनी अपने EPS में रिडक्शन नहीं चाहता है। बट ये फॉर्मूला तब यूज करना जब सिनर्जी बेनिफिट नहीं हो, जब सिनर्जी बेनिफिट नहीं हो। और अगर सिनर्जी बेनिफिट होगा तो आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सिनर्जी बेनिफिट होगा तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरह अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो अड़ जाते हैं, मेरा MPS कम नहीं होना चाहिए, मैं एक तो मर्जर भी करूं, ऊपर से मेरे MPS घटे, ऐसा डील मुझे पसंद नहीं है। सो दे वुड वांट दैट पोस्ट मर्जर MPS शुड बी इक्वल टू प्री मर्जर MPS ऑफ अक्वायरर। उसके लिए रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? एक्सचेंज रेशियो विल बी इक्वल टू MPS ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाई MPS ऑफ अक्वायरर। बट इस फॉर्मूले को आप तभी यूज करना when there is no synergy, underline, when there is no synergy benefit। इसलिए प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है जब दो कंपनीज मर्ज होती है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, ताकि दोनों कंपनी को नुकसान ना हो, दोनों कंपनी को एटलीस्ट जो उनका एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है उतना तो मिलेगा ही। और अगर सिनर्जी बेनिफिट हो तो आपको इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड?